बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर ज़ोर आजमाई शुरू हो चुकी है और लगता यह है कि अब ये फाइनल फेज़ है, क्योंकि जब से नए चीफ जस्टिस आए हैं हुकूमत का कुछ भी काम ठीक नहीं हो रहा, सब चालें उल्टी पड़ती चली जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि एक तरफ तहरीक इंसाफ अब फाइनल फेज़ का ऐलान कर रही है, फैसला कुन एहतजाज का ऐलान कर रही है, और सलमान कनुराजा ने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि अब मैं ऐसी ही कॉल नहीं दूंगा एहतजाज की। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि अब लाखों लोग आएंगे सड़कों पर, फिर ही मैं एहतजाज की कॉल दूंगा। तो ये इशारा है कि अब तैयारी इस तरह की जा रही है और उस तरफ बढ़ा जा रहा है। लिहाजा अब असद कैसर ने भी ऐलान कर दिया है कि हम सारी अपोजिशन की पार्टीज को, दीगर पार्टीज को साथ मिलाकर एक फैसला कुन जिद्दोजहद करने जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि इसमें जमात इस्लामी भी हो सकती है, फजलुर रहमान भी हो सकते हैं, महमूद चकज़ई साहब पहले ही साथ हैं, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन उनके साथ है। तो इस तरह से दीगर जमातों को, जिनमें अख्तर मेंगल साहब हैं, अब वो भी करीब आ गए हैं तहरीक इंसाफ के और भरपूर हड़तालें कर चुके हैं। अब हालिया दिनों में कोयटा, दीगर शहर बलूचिस्तान के वो बंद कर चुके हैं। अली बिन गंडापुर वो कह रहे हैं हम पूरा पाकिस्तान अब बंद करेंगे। तो ये सबको इकट्ठा करने की बात हो रही है। अब असद कैसर ने भी इस तरफ इशारा दिया है, क्योंकि जो सियासी मुलाकातें हैं ज़्यादातर असद कैसर ही करते हैं। तो अब बात बड़ी आगे बढ़ रही है और ख़ास तौर पर अब तो जज्बात इतने बढ़ चुके हैं कि इस दफ़ा अली बिन गंडापुर ने कहा है कि खून का रंग लाल होता है, लाल रंग इनकलाब की निशानी है। इसका मतलब है इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। अब हम जब निकलेंगे तो घरों में बता कर निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। अभी बड़ी ख़तरनाक बात है कि अब ये वो डू और डाई वाली बात कर रहे हैं। हालिया दिनों में अली बिन गंडापुर ने कहा कि अब हम जब निकलेंगे तो डू और डाई की बात है, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये हुकूमत जिस तरह के हथकंडे आजमा रही है, अब इसके अलावा कोई हल ही नहीं रहा। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात अब नज़र आ रही है कि हो सकता है कि इस दफ़ा धरना या लंबे अरसे के लिए तहरीक इंसाफ कोशिश करे कि आए। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए थे और पहुँच गए थे इस्लामाबाद, कई दिन तक यहाँ पर रहे और फिर वो किस तरह से बीच बचाव करवाया गया, फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस के चक्कर में दोस्तों को बीच में इन्वॉल्व किया गया और कि जी अभी आप एहतजाज अब इसको ख़त्म कर दें, वो सब कुछ हुआ। तो उसके बाद ये कहा गया कि अब अगर इतने लोग आ जाते हैं फिर तो अडयाला जेल चले जाएंगे। तो हुकूमत क्या कर लेगी, क्योंकि इतनी रुकावटें थी कभी नहीं देखी गई। इतने कंटेनर्स, शेल्स, सब कुछ किया गया, खंदकें खोद दी गई, लोग फिर भी पहुंच गए थे। तो अगर यही लोग अडयाला जेल पहुंच गए तो क्या होगा? ये तो सूरत हाल है। बात अब खतरनाक से खतरनाक होती चली जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने सूबे में तलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा है कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, हमें जंग के लिए मजबूर ना किया जाए। फैसला कुन जंग के लिए निकलें और वापस नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में सोलराइजेशन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा कि हर शोबे की बाग दौड़ तलबा ने संभालनी है। नौजवानों ने फैसला करना है कि मुल्क को किस तरफ ले जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में जल्द तलबा यूनियन बहाल कर देंगे। अली बिन गंडापुर ने कहा कि हमें अपनी ज़ात से निकलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। तलबा को वसाइल की रसाई तक सरकारी हक देंगे। तलबा मुल्क की क़यादत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि फैसला कुन जंग का वक्त आ गया, हमें जंग के लिए मजबूर ना किया जाए। फैसला कुन जंग के लिए निकलें और वापस नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें। खून का रंग लाल है और लाल रंग इनकलाब की निशानी है। इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का विजन रियासत मदीना है, सोच तब बड़ी होगी जब आप घबराएंगे नहीं। अब इन सब बातों से नजर आ रहा है कि एक तो नौजवानों को मजीद तहरीक इंसाफ साथ जोड़ना चाहती है, इसको नौजवानों की जमात भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा नौजवान तहरीक इंसाफ की तरफ राग़िब हैं। और अब तलबा यूनियंस बहाल करना ये भी एक बहुत बड़ा कदम है और हो सकता है कि तलबा यूनियंस को बहाल करने के साथ ही मजीद कोई कॉल दी जाए और एहतजाज उसके बाद फिर एक बड़े पैमाने पर किया जाए। तो सूरत हाल काफ़ी तसादुम की तरफ जाती दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, सारे प्लान उसके फेल हो गए हैं। अभी तो सबसे बड़ा स्कैंडल जो बना है वो चीनी सफ़ीर का मामला है, जिसमें इसहाक डार को पता नहीं किसने ये उनको कह दिया कि जाकर इस तरह की फजूल तकरीर कर दें, वहाँ जाकर बातें कर दें कि पाक चाइना इंस्टीट्यूट के हवाले से कि चाइना एट 75 वो था, मौजू था, वहाँ पर बात करते। ये कहने की क्या ज़रूरत थी जाकर, जिस पर पहले चीनी सफ़ीर तकरीर कर चुके थे, बाद में आकर बोंगियाँ मारी। अब इसहाक डार सबको कहते हैं आराम की ज़रूरत है, आसिफ जरदारी को आराम की ज़रूरत है, वो जरदारी साहब जो है उनको सदर बना दिया, इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वज़ीर ख़ारजा बना दिया। वो अजीबोगरीब बोंगियाँ मार रहे हैं। उन्होंने आकर तकरीर में कह दिया, सफ़ीर साहब तकरीर कर चुके थे, बाद में आकर कह दिया जी वो चीनी सदर कहते हैं कि हमारे बंदे जहाँ मर जाएं
वहाँ पर हम नहीं रुकते या वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में चीनी मर रहे हैं, उनको मुश्किलात है, लेकिन फिर भी देखें वो यहाँ से नहीं जा रहे। तो फिर चीनी सफ़ीर दोबारा आ गए और उन्होंने आकर जनाब वो फिर अच्छी खासी सुनाई सागडार को कि जी हमें बड़े कंसर्न हैं, ये तो सिक्योरिटी जब तक ठीक नहीं होती तो सीपैक आगे नहीं बढ़ सकता, और हम तो मुश्तरका कह रहे हैं कि जी मुश्तरका तौर पर हम कार्रवाई करते हैं, मतलब चीनी फोर्सेस भी साथ आएँ और ये सब कुछ हो। तो ये तो एक सॉवरेन मुल्क नहीं इजाज़त दे सकता। बहरहाल बहुत बातें हुई, फिर वजारत खारजा इन्वॉल्व हो गई। वो तर्जुमान ने कह दिया कि जी पाक चाइना रिलेशनशिप के मुताबिक नहीं है चीनी सफ़ीर का बयान। वो बढ़ता चला गया। तो स्टार्ट किसने किया? इसहाक डार ने। क्या ज़रूरत थी? यानी चीन के सफ़ीर ने आज तक जब से पाकिस्तान बना है, पाक चीन ताल्लुकात बड़े मजबूत रहे, कभी इस तरह का बयान दोनों तरफ से नहीं आया। ये तो उन्होंने हाल कर दिया। तो इनसे क्या आपने कोई अच्छी तवक्को रखनी है? खैर, बात यह भी है कि अब हुकूमत अपनी दौड़ें लगा रही है। इन्होंने चूँकि जजेस की तादाद बढ़ानी थी, अपने जजेस लेकर आने थे, इनको नज़र आ रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी तो काम उल्टा हो गया है, मंसूर अली शाह की भी वापसी हो गई है, मुनीब अख्तर की भी वापसी हो गई है, इनको कमेटियों में भी रखा जा रहा है, सारे जजेस मुत्तहिद हो गए हैं। तो हमारे जजेस तो अब रहे ही नहीं काजी फैसा के जाने के बाद, और वो जो चंद उनके हमख्याल जजेस थे वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, चंद रह गए हैं। तो अब उनकी तादाद बढ़ाई जाए, अपने जज लगाए जाएँ जो हमारे नौकर बन के रहें। उसमें भी अब मसला आ गया है। तो इन्होंने तो ले आना था सारा कुछ, 27वीं तरमीम भी लानी थी। अब ये फैसला हुआ है कि मौलाना साहब को साथ में लाया जाए। ये ना हो कि मौलाना भी तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आ जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ तो सड़कों पर है ही, मौलाना साहब आ गए तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। और मौलाना साहब ने पहले जिस तरह 26वीं यानी तरमीम करवाई, वो कहते तो हैं कि सांप को हमने इस तरह से छोड़ा कि उसमें जहर नहीं था, दांत नहीं थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह कि सांप को जिंदा क्या छोड़ देना चाहिए। अब वो फुंकार रहा है 27वीं तरमीम की सूरत में। अब लाख आप कहते रहे हम नहीं होने देंगे, अब तो मजाक मान गया है कि पहले भी आपको मना लिया था, अब भी कुछ कर लेंगे। मगर फिलहाल जी के तर्जुमान कह रहे हैं कि अगर आपने जजेस की तादाद ही बढ़ानी है, क्योंकि उसके लिए हुकूमत कह रही है कि हम पहले मौलाना को इत्मीनान में लेंगे, फिर जजेस की तादाद बढ़ाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग में फड्डा चल रहा है कि मेरे जजेस इतने होंगे, मेरे जजेस इतने होंगे। यानी ये भी है कि नून लीग के कितने जजेस लेकर आने हैं, पीपल्स पार्टी के कितने जजेस लेकर आने हैं। यहाँ ये हाल हो गया है, फलां मेरा जज है, फलां मेरा जज है, वो मेरे कहने पर चलेगा, ये हाल हो गया है। तो फजलुर रहमान साहब को बनाना है, लेकिन उनकी जमात की तरफ से उनके तर्जुमान कह रहे हैं कि पहले हाई कोर्ट में असामियाँ पूरी कर लें। अगर आप ये कहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने से केसेस जल्दी निमट जाएंगे, केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप जजेस की तादाद हाई कोर्ट में बढ़ाएं। एक और फटाए बना हुआ है कि आइनी बेंच अगर ये बनाते हैं, जो हुकूमत खुद बनाना चाह रही है, तो आधी तादाद आइनी केसेस की है। 60,000 के करीब सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, 30,000 तादाद तो आइनी केसेस की होगी। तो एक बेंच क्या कर लेगा, उससे और मामला ख़राब होंगे। ये अलग से किस्से चल रहे हैं। इसके अलावा जनाब अब एक और ख़बर बड़ी दिलचस्प आई कि पीपल्स पार्टी में असद उमर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और उनकी कोई आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है, वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं। अलबत्ता उनके भाई जो नून लीग में हुआ करते थे, मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ के तर्जुमान होते थे, ज़ुबैर उमर, वो तहरीक इंसाफ में आना चाह रहे हैं। ये तो खबरें कन्फर्म है। अब असद उमर पर बड़ा ये प्रेशर कि कहीं तो जाएंगे, अब क्या करें, तहरीक इंसाफ में आया नहीं जा रहा। बड़े अजीब वक्त पर उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। फिर बाद में एक उनकी तस्वीर भी आई, शायद वीडियो भी थी कि इमरान खान एक दफ़ा अदालत पेश हो रहे थे जब असद उमर छोड़ चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो वो हाथ ऐसे लंबा करके, बड़े दराज कद हैं असद उमर, तो ऐसे लंबा करके वो इमरान खान से हाथ मिला रहे हैं। तो इमरान खान ने भी यूँ देखा और बस थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो कहानी ख़त्म हो गई। अब तो जनाब हर कोई तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहा है। वो खबरें उड़ाई जाती हैं कि जी वो टूट फूट का शिकार, बड़े इख्तलाफ हो गए, फलां हो गए। अब तो ये हुआ है कि अगरचे सलमान राजा ने कहा जी डिसिप्लिन में रहेंगे शेर अफजल मरवत तो ठीक है, वरना फिर कार्रवाई हो सकती है। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया खिलाफ सलमान राजा के, लेकिन फिर उन्होंने वापस ले लिया। सलमान राजा साहब और उनके जी दूसरों में ये वो चल रहा है, इमरान खान ने सुलह करा दी फैसल चौधरी के दरमियान और सलमान राजा के दरमियान भी। अब शेर अफजल मरवत भी एहतजाज में आएंगे, वो कह रहे हैं अब स्ट्रेटजी में वो भी शामिल होंगे, तो और एहतजाज अगला और भरपूर हो सकता है। तो लोग तो आना चाह रहे हैं अब वापस, चाहे फवाद चौधरी हैं, चाहे दीगर लोग हैं, यकीनन असद उमर भी होंगे, लेकिन अब वो इजाज़त उस तरह नहीं मिल रही। हालात और हो गए हैं। वो तोड़नी थी तहरीक इंसाफ, वो जो तोड़ कर गए, आज उनका पता ही नहीं, ना परवेज़ खट्टर का पता लग रहा है, ना वो जहांगीर तरीन का पता लग रहा है, वो IPPB की समझ नहीं आ रही, सब कहानी फारिग हो गई। अलबत्ता असद उमर साहब ने कहा है जी कि मैं कुछ नहीं करने जा रहा, ये गलत खबरें हैं कि मैं कोई मिला हूँ जरदारी साहब से या पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कोई नहीं ज्वाइन कर रहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और कोई डील हो रही है तहरीक इंसाफ की नहीं हो रही। आप उनसे पूछें, बुशरा बीबी से पूछें कि अगर वो किस तरह बाहर आई हैं। बाकी उनसे कहा गया कि जी साफ़ी ने सवाल किया कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है,
और कहा कि आप पार्टी में इस तरीके से मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजूहत हैं। असद उमर को कहा तो उन्होंने कहा जी आपको नहीं पता, तो बड़ी अजीब बात है। यानी यही कि मैं तो अब खुद पार्टी का ओहदा छोड़ा, लेकिन कहा जी मैं पार्टी नहीं छोड़ा, मैं ओहदा छोड़ रहा हूँ। कहानी ख़त्म हो गई उसके बाद। अब ये हाल हो गया इनका असद उमर का। खैर अच्छा, ये देखें आप कि इस वक्त सबसे बड़ा जो स्कैंडल बना हुआ है इस हुकूमत का कि 85 अरब मालियत वाली PIA के लिए लगाई गई सिर्फ 10 अरब की बोली मुस्तरद करनी पड़ी। एक ही बिडर आए, एक ही बंदा बोली लगाने आया था और वो भी नहीं हो सका, क्योंकि कहाँ 85 अरब कहाँ 10 अरब, कोई आधी बोली भी नहीं लगी। और वैसे क्या कहा गया हुकूमत की तरफ से कि जी ये जो असासे हैं ये कोई 290 अरब रुपए के बनते हैं PIA के असासे, और इनका तखमीना लगाया PIA असासों का तखमीना 291 अरब रुपए कम से कम कीमत रिजर्व प्राइस लगाई गई, जहां से स्टार्ट होनी थी नीलामी 85 अरब रुपए। और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 10 अरब रुपए एक साल से जारी प्रोसेस नाकाम हो गया। 10 अरब रुपये कहा जी 10 अरब देते हैं, वो सारा नाकाम हो गया। और बोली दहिंदा हुकूमत के लिए दुआ गो हैं, सब रिफ्रेशमेंट के लिए जाएँ जी, खाना पीना खाएँ और ख़त्म कहानी। ये तो हाल हुआ है। इसके साथ अब ये कहा जा रहा है कि ये इतनी नाअहल नालायक हुकूमत है, ऐसे ऐसे स्कैंडल हैं, ये PIA तो कुछ है ही नहीं जो इनके पर किसी ने आना है कि जी इन्वेस्ट करना है, फलां करना है, ये तो मजाक बन गया। इससे अच्छा था ये स्टार्ट ही ना करते प्रोसेस जो 1 साल से कर रहे थे, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में हमारी जगस आई हुई है कि हम अपने असासे औने पौने बेचने को तैयार हैं, कोई ख़रीदार ही नहीं। यहाँ कोई आता भी है तो मजाक बनता है कि 85 अरब कहीं 10 अरब लेना है तो ठीक है। ये हाल है। ज़्यादातर जहाज़ जो हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं। वो कहते हैं जी 291 अरब रुपये असासे हैं, 10 अरब कोई नहीं आपको देने को तैयार हो रहा था। एक बंदा आया, उसने कहा बस ठीक है। ये हाल हो गया। तो ये बुरी तरह से हर तरफ से एक्सपोज हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई स्ट्रेटजी है, सिर्फ अल्फाज हैं। और फिर ये कहते हैं जी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब देखिए साफ़ी इस पर क्या बात कर रहे हैं। PIA की निजकारी का अमल नाकाम। ये हुकूमत जिस काम में हाथ डालती है वो मजाक बनकर रह जाता है। मौजूदा रजीम ने जहां सियासी कारकुनान के खिलाफ मजालिम के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, वहीं कई वजीरों ने माली फवाइद के भी रिकॉर्ड बनाए हैं। आमरीत की धूल बैठेगी, सारे रिकॉर्ड सामने आएंगे, लग पता जाएगा इन्होंने किस किस तरह से खांचे लगाए हैं, कितना इस मुल्क को लूटा है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत सी कहानियां सामने आएंगी कि PIA तो कोई चीज़ ही नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।